प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक जनरल मेथड ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जनरल इंटीग्रेशन से आप किसी भी टाइप की, एक ऑर्डर की, दो ऑर्डर की, हायर ऑर्डर की, आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे ऑर्डर 1 और डिग्री 1 कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लैग्रेंजेस इक्वेशन वाले मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं। देखिए, हम ऑर्डर और डिग्री के बारे में देख चुके हैं, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, और लीनियर की भी बात कर चुके हैं। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। जो लैग्रेंजेस इक्वेशन वाला मेथड होता है उसमें जो क्वाजी लीनियर होती हैं, ठीक है, क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको याद है, अगर, क्योंकि हमने इसमें क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्डर 1 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, उसको हमने कई सारे भागों में बांटा था। तो उसमें एक था क्वाजी लीनियर। तो क्वाजी लीनियर का जो जनरल टाइप होता है, फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। अगर वो आपको ये भी पता होगा कि डेल जेड अपॉन में डेल एक्स को हम स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, और डेल जेड अपॉन में डेल वाई को जो है वो हम स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे, और जेड जो होगा वो एक्स कॉमा वाई का फंक्शन होगा। तो जो क्वाजी लीनियर होता है इक्वेशन, वो इस फॉर्म की होगी। अगर स्मॉल पी, आगे से आपका कैपिटल पी, अगर कैपिटल पी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, प्लस कैपिटल क्यू, ये भी अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, Q इज इक्वल टू R होता है, ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो अगर ये, मतलब P और Q ना तो आपस में मल्टीप्लाई में होने चाहिए, ना इनकी पावर होनी चाहिए, लेकिन अगर इस फॉर्म में हैं तो लीनियर हो गया, ठीक है। अगर P और Q की पावर नहीं है, लेकिन अगर इस फॉर्म में Z के साथ मल्टीप्लाई में है अगर वो, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं क्वाजी लीनियर। बाकी डिटेल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बस इतना समझना ज़रूरी है कि ये होता है क्वाजी लीनियर। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन है उसको हम लैग्रेंजेस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार कैपिटल P एक्स वाई जेड पूरा नहीं रहेगा, सिंपल कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q इंटू क्यू इज इक्वल टू R, सिंपल सा ये इक्वेशन रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, कई बार आपको, क्योंकि आदत हमें इस फॉर्म की देखने की होती है, तो कई बार इक्वेशन इस फॉर्म की अगर दिख जाती है, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस क्यू डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू R, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं किस टाइप की इक्वेशन है। बट अगर आप फिर से देखिए, इसको P रखेंगे, इसको Q रखेंगे, तो यही फॉर्मेट दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस पे से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसके लिए लैग्रेंजेस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडियरी इक्वेशन कह लीजिए, ठीक है। तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो वो होती है आपकी dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन में कैपिटल R, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन के लिए ये सब्सिडियरी इक्वेशन हो गई, लैग्रेंजेस सब्सिडियरी इक्वेशन। उसके बाद क्या करना होता है, इनमें से कोई सी भी दो दो पेयर लेके सॉल्व कर लीजिए, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से मान लीजिए आपका कोई एक सोल्यूशन आ जाएगा u एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके। इसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व किया तो कोई सोल्यूशन आ गया v एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C2 की, ठीक है, इस फॉर्म का आ गया। तो जो हम फाइनल सोल्यूशन देते हैं वो आर्बिट्रेरी फंक्शन की फॉर्म में देते हैं, जैसे कि फाई u कॉमा वी इज इक्वल टू 0, या फिर u इज इक्वल टू फाई वी, या फिर v इज इक्वल टू फाई यू। इनमें से किसी भी फॉर्म में इसका सोल्यूशन दिया जा सकता है। तो आपने देखा होगा ये आर्बिट्रेरी फंक्शन, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सोल्यूशन आर्बिट्रेरी फंक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो लैग्रेंजेस मेथड से हमें जो सोल्यूशन है वो आर्बिट्रेरी फंक्शन की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा कि कौन से दो पेयर से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये दोनों पेयर से, इन दोनों पेयर से, या इन दोनों पेयर से। किसी से भी कोई दो सोल्यूशन लेने हैं आपको, और उसको फाइनली इस फॉर्म में लिखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, अगर मेथड एक ही है, बट चूँकि उनके थोड़ा सा उसको टैकल करने का या उनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, तो इस वजह से इनको जनरली हम 4 टाइप में बांटते हैं इसी प्रॉब्लम को। लैग्रेंजेस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं यहाँ पे ऑर्डर 1 और डिग्री 1 को, उनको लैग्रेंजेस इक्वेशन से ही सॉल्व करने के लिए 4 टाइप की इक्वेशंस में डिवाइड किया गया है। तो आज हम टाइप 1 देखेंगे, देन टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ऐसे ही हम
चारों टाइप देखेंगे। तो एक और चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे dx और dy और dz हुआ है, यानी कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ हुई हैं, ठीक है। तो आप ये भी देखेंगे कि कई बार इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में मेथड्स आपने पढ़े हैं वो इसमें लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक बार उनको भी आप रिकॉल कर लीजिएगा कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के क्या क्या तरीके होते हैं, उन्हीं को इसमें इम्प्लीमेंट करके सॉल्व होंगी इक्वेशंस, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप 1 के बारे में, टाइप 1 वाली इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है आपका वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इंटू पी प्लस एक्स जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका लैग्रेंजेस फॉर्म हो गई। अब मतलब एक डिग्री और एक ऑर्डर की इक्वेशन है, तो इस वजह से इसको आप लैग्रेंजेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लैग्रेंजेस सब्सिडियरी इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो कैपिटल P इज इक्वल टू कितना आ गया, वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, कैपिटल Q बराबर कितना आ गया, एक्स जेड, और कैपिटल R बराबर कितना आ गया, वाई स्क्वायर। तो सब्सिडियरी इक्वेशन बनेगी dx अपॉन P इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में Q इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में R। तो dx अपॉन में आ जाएगा वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू में आ जाएगा एक्स जेड, और यहाँ पे डी जेड में आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। कोई सी भी दो आपको सॉल्व करनी है। तो मान लीजिए इसे टाइप 1 क्यों कहते हैं, टाइप 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि टाइप 1 में क्या होगा, आप कोई से भी दो पेयर ले लीजिए, ठीक है, चाहे इन दोनों को सॉल्व करिए, चाहे इन दोनों को और चाहे इन दोनों को, तो आपको इसमें इस तरह का पेयर आराम से मिल जाएगा कि उसमें तीसरा वेरिएबल ना हो। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात इसमें जेड होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, बट टाइप 1 में आपको जेड अपने आप या तो कैंसिल आउट हो जाएगा या तो मिसिंग होगा, तो हम आराम से बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो इस वजह से ये टाइप 1 में है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ, फर्स्ट टू पेयर अगर मैं ले लेती हूँ तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई में डिफरेंशिएशन है और एक्स वाई में ही वेरिएबल्स हैं, तो ये कितना बनेगा dx, और x को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा आपका डी वाई अपॉन में x बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसको कई मेथड हमने देखे थे एक ऑर्डर के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो ये बाई सेपरेशन से आराम से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि x एक साइड कर लीजिए, y एक साइड कर लीजिए। तो x इधर जाएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और y इधर जाएगा तो वाई स्क्वायर डी वाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब अपॉन में 3 बनेगा, ये वाई क्यूब अपॉन में 3 बनेगा, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर लीजिए, 3 को हटा दीजिए यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये बन जाएगा इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3c1, तो उसको फिर से नया कांस्टेंट ही दे दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो c1 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो गया आपका u। अब दूसरा पेयर निकालिए, तो क्या दूसरे पेयर से पॉसिबल है, दूसरे पेयर में देखिए y प्रॉब्लम है, y और z है तो आपका x नहीं होना चाहिए, बट आप देख सकते हैं इन दोनों पेयर में x तो गायब नहीं हो सकता, x नहीं हटाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप एक और ऑप्शन है आपके पास, पहला और लास्ट वाला कपल देख लीजिए, तो इन दोनों में x और z है तो y नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पहले वाला जो पेयर है उसमें है वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स है, और लास्ट वाला है डी जेड अपॉन में वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो वाई एक्स और जेड के टर्म में एक्स और जेड ही रहना चाहिए सिर्फ, तो उतना ही है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स डी एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू डी जेड। इसको सॉल्व करेंगे वही बाई सेपरेशन वाला सा, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी एच, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2 भी आएगा प्लस कांस्टेंट c2। इसको और सॉरी से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट c2। तो इसको आपने पढ़ लिया v। तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो किस फॉर्म का दिया जाएगा, वो सोल्यूशन दिया जाएगा या तो आप कह दीजिए फाई u कॉमा v इज इक्वल टू 0, यानी कि फाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इनमें से किसी भी फॉर्म में आप इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो जनरली हम इस फॉर्म में ही देते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको जितने भी और डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड माइनस
2y। तो कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल P बराबर y², कैपिटल Q बराबर -xy और कैपिटल R बराबर x इंटू जेड माइनस 2y है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी dx अपॉन P dy अपॉन में Q इज इक्वल टू dr अपॉन में dz अपॉन में r। P की वैल्यू लिखिए y² dy अपॉन में -xy dz अपॉन में x इंटू जेड माइनस 2y। तो फिर से दो पेयर लेके सॉल्व करिए, जो भी आपको ठीक लगे उन दो को ले लीजिए। इन दोनों को अगर मैं लेती हूँ, देखिए बस यही है कि अगर आप दो को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो x और y में z नहीं होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं भी नहीं, तो इसमें तो बाई सेपरेशन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर पहले दो पेयर लेते हैं dx अपॉन में y² dy अपॉन में -xy, तो सेपरेशन कर लीजिए। y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, x उधर जाएगा तो -x dx, ये इधर जाएगा तो y dy बन जाएगा प्लस एनी कांस्टेंट कांस्टेंट तो इंटीग्रेटिंग वाला जोड़ेंगे, तो फिलहाल इधर रखने दीजिए, ठीक है। अच्छा, माइनस का आप इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, तो आप क्या कर लीजिए, इधर ही रहने दीजिए। x dx इज इक्वल टू -y dy। अब इंटीग्रेट करिए तो x² बनेगा, ये -y² अपॉन में 2 भी आएगा प्लस एनी कांस्टेंट c1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x² -y² प्लस c1। 2c1 को मैंने कांस्टेंट में ही मिक्स कर दिया, तो इसको आप लिख सकते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू c1। ये आपका u बन गया। तो ये हो गया आपके पास पहला आंसर। पर आपको दो आंसर चाहिए, तो क्या इन दोनों से पॉसिबल है दूसरा आंसर? जैसे कि मैं पहला और लास्ट अगर लेती हूँ, तो क्या आप किसी तरीके से z और x तो ठीक है, क्या y हटा सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि y यहाँ पे अंदर आ रहा है, इसमें भी अंदर आ रहा है, तो y हटाना मुश्किल है। तो क्या लास्ट के दो पेयर से आपका काम चल जाएगा? देखते हैं। y और z है तो x नहीं होना चाहिए, तो ये x इस वाले x से आराम से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब लास्ट के दो पेयर लेना ज़्यादा आसान रहेगा। मैं नेक्स्ट पेज में ही लिखती हूँ, dy अपॉन में -xy इज इक्वल टू dz अपॉन में x इंटू z माइनस 2y। ये आपका लास्ट पेयर हो गया। इसको जो सोल्यूशन सॉल्व करके लिखेंगे वो दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए x से x आपने कैंसिल कर दिया, dy अपॉन में -y इज इक्वल टू dz अपॉन में z माइनस 2y। तो z और y में ही है, तीसरा वेरिएबल कोई है नहीं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बाई सेपरेशन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको नॉर्मल इक्वेशन यानी कि dy अपॉन dz बनाइए या dz अपॉन dy बनाइए, जिसमें आपको बेटर लगे। तो अगर इन केस मैं dy अपॉन dz बनाती हूँ, ठीक है, dy अपॉन dz बनाती हूँ, तो ये -y ऊपर आ जाएगा z माइनस 2y। अभी भी इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा, तो इससे बेटर है अगर मैं dz अपॉन dy बनाऊँगी, तो ये बन जाएगा z माइनस 2y डिवाइडेड बाई -y। अब थोड़ा सा इसको अलग अलग लिख लीजिए, ये बनेगा आपका -z अपॉन वाई प्लस 2। और अगर आप कंपेयर करते हैं तो dz अपॉन में y प्लस 2 अपॉन में y इज इक्वल टू 2। याद करिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q होता था। तो इसका सोल्यूशन कैसे देते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। फाइनल सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट से निकाला जाता है। ये निकाला जाता है इस फॉर्मूले से। तो आप कंपेयर करेंगे dz अपॉन में 2y प्लस 2 अपॉन में y, ठीक है, सॉरी ये z है, z है ना, z अपॉन में y है, तो ये z अपॉन में y हो जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर कर सकते हैं। आपको क्या मिल रहा है? p इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? डायरेक्ट सोल्यूशन ही निकाल लेते हैं। पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। dx तब होता है जब नीचे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, तो p यहाँ पे हो जाएगा y को छोड़ के जो p होता है, y जो कि ऊपर आ रहा होता है, y डिपेंडेंट होता है, x इंडिपेंडेंट। यहाँ पे z डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है। तो दोनों से कंपेयर करके देखिए, तो यहाँ पे dy आएगा और z को छोड़ के जो बच रहा है यानी कि 1 अपॉन y, तो e की पावर log y हो जाएगा, log y यानी कि y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया। सोल्यूशन कैसे देंगे? z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q ये हो गया 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, प्लस c। तो z इंटू वाई, ये y² अपॉन 2 बनेगा यानी कि y², कॉन्स्टेंट c2 यूज़ कर लीजिए, प्लस c2
तो बस हो गया आपका सोल्यूशन। अगर आप ठीक से देखेंगे तो C2 बराबर कितना निकल के आएगा इसमें, z इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C2। इसको आप v पढ़ लीजिए। तो फाइनल सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा, u इंटू यू कॉमा वी। तो u वाला आपने ये निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला सोल्यूशन ये आ रहा है z वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। इसमें आपको बस सिंपल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व करनी आनी चाहिए, और इसमें आसानी से जो थर्ड वेरिएबल होता है किसी भी दो पेयर को अगर लेके सॉल्व कर रहे हैं तो आराम से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम टाइप 2 के बारे में बात करेंगे।